तो कहीं जिंदा जला डालना। और फिर भी हमारी व्यवस्था का गहरी नीति है वो मोड़ जिसपे 21वीं सदी का भारत आज आके खड़ा है। तो यह है जमीनी सच्चाई का वो भयानक चेहरा जो हमारे सामने उभर के आ रहा है। और इस भयानक चेहरे को कैसे ताकत मिलती है, उसके पीछे कुछ साधारण सच्चाइयां हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, तभी हम उन्हें बदल पाएंगे। मैं कुछ आंकड़े आपके साथ बांटना चाहता हूं। साल 2012 में इस देश की अदालतों के सामने बलात्कार के 1,01,041 मामले पड़े हुए थे। इनमें से पूरे एक साल में जिन मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई गई उनकी संख्या थी 3,563। 11,446 मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया और बाकी के 86,032 मामले अदालतों में बकाया हैं, यानी पेंडिंग हैं। इसका मतलब 3.5% केसेस में ही आरोपियों को सजा मिली है। और ये वो मामले हैं जो अदालतों तक पहुंच पाए हैं। बलात्कार के ज्यादातर मामले तो रिपोर्ट ही नहीं होते। अगर उन मामलों को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो यह आंकड़ा शायद 1% से भी कम हो जाएगा। 1% से भी कम। इससे एक बात साफ निकलकर सामने आती है कि हिंदुस्तान में बलात्कारियों का पलड़ा भारी है। क्यों? ऐसा क्यों है? देश के एक बड़े शहर में अपने परिवार से दूर एक इंसान मेहनत मजदूरी कर रोजी रोटी कमाते थे। गांव में रह रही उनकी बच्ची हमेशा पिता की दूरी को महसूस करती थी। साथ ही उसकी आंखों में एक सपना था। शहर के बड़े स्कूल में अच्छी पढ़ाई करके जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी। पिता आखिरकार कई सालों के बाद अपनी लाडली की ये तमन्ना पूरी करने में कामयाब हुए। बहुत चाव से अपनी मासूम आंखों में कुछ सपने लिए बिटिया पिता के साथ शहर में रहने आई। लेकिन एक रात अचानक कुछ बदमाशों ने बिटिया का अपहरण कर लिया। माता पिता सारी रात उसे ढूंढते रहे। आखिर सुबह बिटिया बदहाल हालत में एक सुनसान जगह पर पाई गई। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। परिवार जब एफआईआर लिखवाने थाने पहुंचा तो मां बेटी को सारी रात वहीं रोक कर रखा गया। सुबह बिना एफआईआर लिखवाए वे घर लौटे। अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया और परिवार पर केस वापस लेने के लिए अपराधी बेहद दबाव डालने लगे। लेकिन लड़की और उसके माता पिता टस से मस नहीं हुए। वो एफआईआर लिखवाने फिर लौटे। आखिर एफआईआर दर्ज करके जब वे देर रात पुलिस थाने से निकले तो कुछ ही दूर पर अपराधियों ने फिर लड़की को जबरदस्ती उठा लिया। उन्होंने फिर उसके साथ बलात्कार किया और उसे मार डालने के लिए रेल की पटरियों पर फेंक दिया। संयोग से स्टेशन पर कुछ लोगों ने उसे देखा और उसे बचा लिया। दूसरे बलात्कार के बाद परिवार फिर पुलिस थाने लौटा। पुलिस ने दूसरे बलात्कार की एफआईआर दर्ज नहीं की। अपराधियों के हौसले और बुलंद हुए। डर के मारे परिवार को अपना घर छोड़ किसी और इलाके में बसना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों में अपराधियों के आदमियों ने उन्हें ढूंढ निकाला और एक दिन जब लड़की घर पर अकेली थी तो उसे जिंदा जला दिया। 31 दिसंबर 2013 को बिटिया ने अपनी अंतिम सांस ली। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बिटिया के माता पिता मौजूद हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये सारी बातें दोहराना आपके लिए कितना मुश्किल होगा। इस पूरे दौरान पुलिस का रवैया कैसे रहा? अगर शुरू से पुलिस अगर सही से सरकार प्रोटेक्शन देता तो मेरा बेटी के साथ बलात्कार दोबारा भी नहीं होता। दोबारा होने के बावजूद भी अगर पुलिस प्रोटेक्शन देता तो मेरा बेटी को जला के मारा नहीं जाता। तो मैं पुलिस को कैसे कहूं जो पुलिस मेरे लिए काम किया? पुलिस तो मेरे लिए कोई काम ही नहीं किया। सबसे पहले जब ये हादसा हुआ था और आप पुलिस के पास गए थे
तो रात भर आपको पुलिस स्टेशन में रखा? हम उसको बोलते थे जो भाई हमको जाने दीजिए, नहीं जाने दिया। इनसे हम मिलना चाहते थे, नहीं जाओ जाओ अंदर जा करके बैठो। मिलने नहीं दे रहे थे? नहीं, दबाड़ करके हमको भगा देता था अंदर। एक रूम में हम दोनों माँ लड़की को बैठा देता था। तो उस वक्त उन्होंने अरेस्ट नहीं किया था किसी को? क्योंकि जब आप ऑटो में किसी को नहीं, इसीलिए वो लोग आपको पकड़ पाए और बेटी को दोबारा अपहरण करके फिर जैसे वो लोग बलात्कार किया। तो इनको कितने दिनों के बाद गिरफ्तार किया? 8 रोज या 9 रोज के बाद गिरफ्तार किया। 8-9 रोज के बाद गिरफ्तार किया। और फिर ये जो गिरफ्तार करके इन लोगों को जेल में जब रखा तो उसके बाद भी आपको धमकियां मिल रही थी? हाँ, धमकियां मिल रही थी। किस किस्म की धमकी देते थे? धमकी देते थे केस को उठा लो, मतलब केस खत्म कर दो। नहीं तो क्या करेंगे? वो जान से मार देंगे। और क्या करें, जान से मार देंगे। तो एसपी साहब आ गए तो हम बोले क्या सर, एक IPS अधिकारी आप हैं और हमारे साथ इतना घटना हुआ है और आपके सामने में गुंडा बोलता है जब गोली मार देंगे, जान से मार देंगे, और आप कुछ बोलते नहीं हैं। तो उन्होंने हमको सीधे एक ही बात में कहा कि आप बुढ़िया बस्तर बांधो और चले जाओ। एक SP ऐसा बोल सकता है तो हम किस पर भरोसा करें? आपके मन में बिटिया के लिए क्या सपने थे? मेरा भी सपना किसी बाप का होता है जो मेरी बेटी अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, ये जो बाप का फर्ज होता है जी, मेरा इच्छा था। लड़की तो मेरा नजर से कभी नहीं जाता है, कभी नहीं। मेरा दिमाग में हर समय रहता है। कितनों मन से हटाते हैं, मन से हटता नहीं है। मेरा लड़की तो चला गया। बेटी तो घूम के नहीं आएगा। क्या जानती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा घटना होगा? ये किसी बेटी बहन के साथ ऐसा दोबारा अत्याचार अन्याय नहीं हो, इसके लिए हम हर सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक मेरा सांस रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इंसाफ बहुत जल्द मिलेगा। दोस्तों, पुलिस स्टेशन वो जगह है जहां बलात्कार से पीड़ित महिला और उसका परिवार सबसे पहले जाता है, इंसाफ के लिए, सुरक्षा के लिए। और हमारी रिसर्च में ये बात बार बार सामने आई है कि पुलिस का रवैया अक्सर ठीक नहीं होता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। ऐसी घोषणा करने वाले पुलिस थानों में आज बलात्कार पीड़ितों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? 11 साल की एक बच्ची के बलात्कार और अपहरण के मामले में पुलिस ने पीड़ित बच्ची को ही 6 दिनों तक जबरदस्ती लॉकअप में रखा। करीब 6 दिन 7 दिन हवालात में जो है लड़की को बंद कर दिया। हमारी बेटी है, हम उसको मतलब चाह रहे हैं कि बात करें तो हमको बात नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा धमकी उसको दिया जा रहा है कि अगर तुम कहने के अनुसार बयान नहीं दोगी तो बाप, भाई और माता तुम्हारे मार दिए जाएंगे। ऐसे स्थिति में बताइए कि लड़की की मतारी मतलब बेहोश हुए जा रही है, लेकिन उन लोगों को जरा सा भी दया नहीं आ रहा है कि नहीं, हम लड़की को मतलब मतारी को मिला दें, बात करवा दें। 11 साल की अभी लड़की है हमारी, बताइए ये कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की गंदी है। हद तो तब पार हो जाती है जब ऐसे दुष्कर्म और अपराध को पुलिस स्टेशन के भीतर अंजाम दिया जाता है। बोले बूढ़ी को तो छोड़ी नहीं है, बोले तो तू तो अच्छी है, बोले हमारा थाना है ये, बोले हाथ बांध दी थी ऐसे गमछा में, बलात्कार करो फिर न। और निर्भया केस के कुछ ही दिनों बाद एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। बलात्कार की पीड़ित लड़की ने सुसाइड नोट लिखने के बाद खुदकुशी कर ली है। दिवाली के दिन इस नाबालिग लड़की को 3 लोगों ने कार में अगवा कर गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद कल लड़की ने खुदकुशी कर ली। इस लड़की ने जो भी आज किया है सुसाइड, इसके बदौलत किया है कि इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये खबर मीडिया में आई और दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य शमीना शफीक मौके पर पहुंची। जब लड़की पहली मर्तबा गई है, परिवार के साथ गई है, अपनी बहनों के साथ गई है, अपनी माँ के साथ गई है FIR कराने के लिए, तो उससे भद्दे वाहियात सवाल पूछे गए जो मेरे पास रिकॉर्डेड है। तो एक बार तो उसका बलात्कार गैंगरेप हुआ, दोबारा आप बलात्कार उसका थाने पर कर रहे हो। बच्ची की बॉडी आ गई है, उसके बाद 4-5 पुलिस वाले दारू पीकर यहाँ पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुमसे बोला था कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो देख लो हो गया। ये जबान, ये भाषा बोल रहे हैं पुलिस वाले। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मीडिया के सामने अपने डिपार्टमेंट की गलती को स्वीकारना पड़ा। ना ही कोई केस रजिस्टर किया गया,
कि ना ही कोई गिरफ्तारी की, इवन केस को हशअप करने की कोशिश की। कॉम्प्रोमाइज करा दो, ऐसे करा दो, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। एक्शन 1.5 महीना बाद हुआ जब लड़की चली गई। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं शमीना शफीक जी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं। शमीना जी, आप देश भर में ऐसे केसेस की तहकीकात में जाती हैं। आमतौर पे पुलिस का रवैया कैसा रहता है? 90% मैं कहूँगी जो केसेस जो सामने आते हैं वो पुलिस एपैथी के ही होते हैं, क्योंकि जो भी दुर्घटनाएं घटती हैं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, उसके बाद जो रवैया, जो एटीट्यूड पुलिस का होना चाहिए वो दिखता नहीं है। वहाँ पर बजाय इसके कि वो अपना काम करें, वो और उसमें दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत हिला देने वाली बात होती है। क्या पुलिस वाले को ये आजादी है कि वो एफआईआर दर्ज करे ना करे, ये उसकी चॉइस है, या एफआईआर दर्ज करना कंपलसरी है? कानून बहुत सिंपल है, साफ है। एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होना ये हमारा कानूनी अधिकार है, और ये कोई चॉइस की बात नहीं है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। ये इसीलिए वहां पर बैठे हैं, ये उनकी ड्यूटी है, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसा कई बार कहा जाता है, कम से कम नैतिक जिम्मेदारी समझकर ही कर लेते, तो नैतिक जिम्मेदारी नहीं, ये उनकी ड्यूटी है। दिस इज व्हाट दे आर देयर फॉर। कानून ये कहता है कि आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही है। कई मर्तबा होता है कि नहीं साहब, ये तो हुआ ही नहीं होगा इसलिए हम एफआईआर नहीं कर रहे हैं। ये गलत है। एफआईआर का मतलब है आप पहले रजिस्टर करिए, देन गो एंड इन्वेस्टिगेट। बट ये पहले से कैसे अज्यूम कर लेंगे कि नहीं, प्रूफ करो तुम्हारे साथ कुछ हुआ तब हम एफआईआर। तो लड़की को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एफआईआर आपको लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप तहकीकात कीजिए। जी जी जी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निर्भया हादसे के बाद देश के कानून को खास तौर से बदला गया है। अब इन मामलों में एफआईआर दर्ज न करना गैर कानूनी है। साथ ही आपको एफआईआर की एक कॉपी भी मिलनी चाहिए। अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर लिखने से मना करता है तो आप उसकी शिकायत एसपी या मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं, और फिर उस पुलिस वाले को सेक्शन 166A के तहत 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। यहां पर हम पुलिस के बड़े अधिकारियों से यह दरखास्त करते हैं कि जो पुलिस वाला एफआईआर लिखने से मना करता है वे उसके खिलाफ इस कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करें। दोस्तों, बलात्कार करने वालों का पलड़ा क्यों भारी है, इसकी एक वजह तो साफ हो गई, पर पुलिस हमारी व्यवस्था का सिर्फ एक पहलू है। ब्रेक से लौटकर देखते हैं कि इस सिस्टम के बाकी पहलू किस हालत में है। एक व्यक्ति क्राइम करके भाग गया, मैंने सही रास्ता अपनाया, उसके बावजूद दर्द मुझे है, वो तो नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा, मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी इसी में। जो मेडिकल किताबें हैं उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब भी बलात्कार से पीड़ित बच्ची या औरत आए तो आप उसको वेलकम बैक। दोस्तों, बलात्कार के घटना के बाद पुलिस के अलावा एक महिला को जिस चीज की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है अस्पताल, डॉक्टरी देखभाल। 2 वजहों से। पहली ये कि अक्सर महिला को बहुत जिस्मानी चोटें आई हुई होती हैं जिनका इलाज होना बहुत जरूरी होता है, और दूसरी बात, मेडिकल जांच से कई ऐसे सबूत मिल सकते हैं जिनकी बलात्कारी को सजा दिलवाने में एक अहम भूमिका हो सकती है। दोस्तों, अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहां लोग अपने घाव पे मरहम लगाने जाते हैं, हमदर्दी की, राहत की, मदद की उम्मीद लेकर जाते हैं। अस्पतालों में अक्सर क्या होता है, आइए देखते हैं। बलात्कार से पीड़ित महिला अस्पताल पहुंचती है राहत के लिए। मेडिकल के अंदर तो और भी बुरा हाल है, इवन पुलिस स्टेशन से भी ज्यादा बुरा हाल है। सपोर्ट नहीं है, इनफैक्ट री-ट्रॉमा होता है। डॉक्टर्स तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो विक्टिम नहीं, वो एक्यूज्ड है। ये केसेस इतने संवेदनशील होते हैं कि पहचान की गोपनीयता बनाए रखने की जरूरत होती है, लेकिन उंगली दिखा के उसके साथ बात करते हैं, ये रेप विक्टिम है, इसको देखना है करके। जो गार्ड होते हैं उनसे लेके ऊपर तक सबको पता था कि इसके साथ